of you. The second most important part of JEE syllabus is coordinate geometry. तो मेजर चंक जिसे बोलते हैं, एक तो हो गया कैलकुलस सबसे बड़ा, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसकी फाउंडेशन स्टोन डालते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइंस. कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एंटर करने की. जितनी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम लोग स्ट्रेट लाइन के थ्रू एंटर करा देंगे. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली एंट्रिंग गेट हो गया एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर. और स्ट्रेट लाइन के अंदर एंटर करने से पहले हम थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं डिटर्मिनेंट्स का. ये स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. स्ट्रेट लाइन के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें डिटर्मिनेंट की आवश्यकता होती है. उस सेक्शन को भी समझने के लिए हम सिर्फ डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट करके एक फुल लेंथ चैप्टर अच्छा खासा वेटेज वाला एनसीईआरटी 12 सीबीएसई के हिसाब से अगर हम सोचें तो वो क्लास 12th में आएगा. अभी हम सिर्फ उतना डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे जितना हमारे लिए सफिशिएंट है स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब गाय भैंसपंती खत्म हो गई हो तो थोड़ा मुंह खोल सकते हैं. चमक नहीं रहा है. डिटर्मिनेंट में एंटर करने से पहले मैंने बात करी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की. ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एक्चुअली है ना बहुत बढ़िया चीज होती है. ये बोलता है कि डेवलपमेंट है ना, मुझे भी लग तो रहा था. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है ना ये एक्चुअली क्या किसी भी चीज की जरूरत बताता है कि इंसान को साला इस चीज की जरूरत क्यों महसूस हुई. ऐसा क्या उसके सामने आ गया था भैया कि उसने डिटर्मिनेंट नाम से एक नई चीज इजाद करी. ये उन दिनों की बात है. सुना है? नहीं सुना, भूल गए? ये उन दिनों की बात है. शाबाश. जब हम लोग 9th क्लास में हुआ करते थे, कुछ लोग जल्दी बड़े हो जाते हैं तो वो 8th में थे. a1x plus b1y is equals to c1. a2x plus b2y is equals to c2. Two simultaneous equation in two variables. सॉल्व करना साहब बेहद आसान होता था, बेहद. 3 मेथड तो लोगों के टिप्स पे होते थे, है ना. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक खूबसूरत तरीका और होता है जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं लोग बाग. सुने? उसमें अपन क्या करते हैं, x अपॉन माइनस वाई अपॉन फिर 1 अपॉन करके x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना लोगों के लिए काफी आसान पड़ने लगा. ठीक है, इंसान बचपन से लालची और जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है. धीरे धीरे 2 साइमल्टेनियस की जगह 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आने लगी. वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट से सॉल्व करी जाती है. ठीक है, हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि इंसान ने सोचा कहाँ से. फिर जनरलाइज किसके लिए कर सकते हैं? जनरलाइज तो वो तो n साइमल्टेनियस इक्वेशन इन n वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हैं. जनरलाइज किया कैसे, लेकिन उसने सबसे पहले कैसे सोचा? उसने बोला कि जो आप लोग x का आंसर लिखते हैं ना, x का, इसको मैं लिखूंगा d1/d. ध्यान देना एक बार. y का आंसर लिखूंगा d2/d. कल को z आ जाएगा तीसरा तो उसका आंसर लिखूंगा d3/d. वेयर d1 d2 क्या है? d1 d2 d क्या है? वेयर d को उसने कुछ इस तरह से डिफाइन किया. d को 2 वर्टिकल बार्स में इसने कोफिशिएंट लिख दिए, a1 b1 a2 b2. इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया डिटर्मिनेंट, जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, a1 b2 माइनस a2 b1. थोड़ी देर ध्यान देंगे आपको चीजें कोरिलेट हो जाएगी आपकी. अब वो मैथमेटिशियंस थे यार, वो इंटेलिजेंट लोग थे, हम तो फॉलोअर हैं. जो वो बना गए हम तो फॉलो कर रहे हैं भैया. ठीक है, d1 क्या है? d1 x के लिए न्यूमरेटर में जो लिखा जाता है,
एक्स वाले जो कॉफिशिएंट हैं कौन से हैं? A1 और लोगों ने बोला ये A1 A2 वाली जो कॉलम है ना, इसको हटा के कांस्टेंट वाली कॉलम को घुसेड़ दो, क्या बन जाएगी डिटर्मिनेंट? C1 C2 ऐसे B1 B2, समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू C1 B2 माइनस C2 B1। आप लोग इतने नादान नहीं है, या मैं जो चीज बता रहा हूं वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसमें से एक्स और वाई ना निकाल पाए, क्योंकि अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है ना? ये थोड़ी बताएंगे भैया कि इसमें से एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। मान लो एक दिन निकल गया एक्स और वाई, तो आपको उस दिन एहसास होगा कि यही आएगा, दिस अपॉन दिस। उन्होंने उल्टा किया भाई, उन्होंने आंसर से ये वाली चीज बनाई कि अगर इन्हें एक ऐसे बॉक्स अरेंजमेंट में जमाया जा सके जहाँ पे रोज और कॉलम में कुछ एलिमेंट लिखे हुए हों जिनकी वैल्यू अगर इनके बराबर है, तो इसको x को क्या लिखा जा सकता है? d1 अपॉन डी। y के लिए बिल्कुल सिमिलरली, एक्चुअली 2 के लिए इसकी इंपॉर्टेंस झलकती नहीं है, 3 के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 3 वेरिएबल सॉल्व करना उतना आसान नहीं है जितना 2 होता है। 2 वाला तो बड़ा सिंपल है, 3 मेथड आपके पास है, तीनों में से कोई सा भी लगा दो। 3 में कोई मेथड लगता नहीं, तो 3 के लिए फिर जनरलाइज किया गया किसको? डिटर्मिनेंट वाले मेथड को। अरे कल को जेड आ जाएगा तो d3 बाई डी, कल को w और आ जाएगा चौथा वेरिएबल तो d4 बाई डी। जहां पे d कौन है? उनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट, समझ रहे हैं? चलिए d2 को बता सकते हैं क्या लिखूंगा? ऐसे ऊपर से नीचे, a1 a2 तो है ही, ये y वाले कोफिशिएंट वाली जो कॉलम थी इसे हटा के कांस्टेंट वाली डाल दी, c1 c2। ये याद रखना भी तो आसान है, a1 c2 माइनस a2 c1, दिस अपॉन दिस इज योर y। आप इसे बकायदा अगर सॉल्व करेंगे तो आपके यही आंसर आएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैथमेटिशियन सही थे, वो तो सही है, मजाक थोड़ी चल रहा है। यहां से उन्होंने एक नया अरेंजमेंट डिफाइन किया कुछ नंबर्स को लिखे जाने का। वो अरेंजमेंट क्या था? उन नंबर्स को रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंज करना। वर्टिकली पढ़ेंगे तो कॉलम पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे तो रो पढ़ेंगे, ठीक है? इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया डिटर्मिनेंट। द सिंबल, ये जो सिंबल है वर्टिकल बार्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, a1 b1 a2 b2 is called a determinant of order 2 and 4 numbers arranged in row or column wise are called एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये जो 4 नंबर्स हैं a1 b1 a2 b2 जो कि रो, इस अरेंजमेंट को कहते हैं रो हॉरिजॉन्टल, इस वर्टिकल अरेंजमेंट को कहते हैं कॉलम। ये जो 4 नंबर रो या कॉलम में जमे हुए हैं ये नंबर्स कहलाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स, ठीक है? ये तो हो गए इसके एलिमेंट। दिस डिटर्मिनेंट is equal to a value which is equals to a1 b2 minus a2 b1। हर डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, ठीक है? इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का तरीका ये डिफाइन किया गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। नोट, नोट, a determinant
of order 1, a determinant of order 1 is the number itself. Is the number itself. जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू पूछी जाए, आंसर इज 3. डिटर्मिनेंट ऑफ -3 की वैल्यू पूछी जाए, आंसर इज -3. ये मॉड नहीं है, ये जो लिखा गया है ये मॉड नहीं है. अब सिंबल सेम है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है 1 ऑर्डर की, उसके अंदर एलिमेंट दिया -3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -3. वो कंफ्यूजन में कई बार जल्दी में, इसी को तो सिली मिस्टेक कहते हैं भाई, और किसे कहते हैं, और हमने तो 3 लिख दिया. ये डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट में -3 अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या है -3. मॉड नहीं है. ठीक है, तो 1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी तो जो वैल्यू आएगी वो तो एलिमेंट खुद ही आ जाएगा, वही आंसर है. ठीक है, नाउ कंसीडर, now consider a determinant of order 3. यार ये ऑर्डर कैसे लिख रहे हो भाई. देखो भैया, इस डिटर्मिनेंट को सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बोली गई क्योंकि इसमें 2 रो थी और 2 कॉलम थे. रो और कॉलम हमेशा सेम होंगे डिटर्मिनेंट के केस में. अगर थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बोली गई है, थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट अगर बोली गई है तो वो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह की होगी. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. The horizontal arrangement of elements is called row and the vertical arrangement is called column. ये सब टर्मिनोलॉजी है डिटर्मिनेंट की, टर्मिनोलॉजी डिटर्मिनेंट को बताने के लिए. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो भी एलिमेंट लिखे हैं उन्हें रो बोलते हैं. सो दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, वेयर एक चीज यूज करी जाती है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए, AIJ. AIJ एड्रेस होता है, एड्रेस हर चीज का, हर यूनिक जगह का एक एड्रेस होता है. अपन जहां बैठे हैं उस जगह का एक एड्रेस है. एड्रेस से आप लोग क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच सकते हैं, इसीलिए एड्रेस यूज होता है भाई. AIJ इज ऑल्सो एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट का. तो AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट of ith row and jth column. इसका क्या मतलब है भैया, अगर किसी ने मेरे से A23 पूछा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये रहा. सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है भाई, C2. तो A23 की वैल्यू कितनी हुई, C2. AIJ indicates the address of a particular element of ith row jth column. नहीं, ऐसे ही A31 भी डिफाइन किया जा सकता है. A31 कौन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A3. सही है, क्लियर है, कोई समस्या. A11 A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. त्रिपाठी जी दिक्कत आ रही है, सही है, ठीक है. एक थर्ड रो की डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9. सेकंड ऑर्डर 4, सही है. फर्स्ट ऑर्डर 1. स्क्वायर, हाँ मतलब 2n बोल रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हो आप, n स्क्वायर मतलब एक n ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में
n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, स्क्वायर ही बन रहा है भाई, करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए, माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। पहले माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर of an element is defined, minor of an element is defined, a minor determinant is defined, क्या लिखा? minor of an element is defined as the minor determinant obtained by deleting a particular row, obtained by deleting a particular row, by deleting a particular row and the column in which the element lies, in which the element lies, in which the element lies. For example, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं a11, a12, a13, a21, a22, a23, इसमें एलिमेंट ही ऐसे लिए गए हैं जो खुद अपना एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं। मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हूं, मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हूं, मैं सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, a31, a32, a33, M12 denotes minor determinant of element of first row and second column. That is, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन है? जल्दी बोलो यार, A12। तो M12 क्या इंडिकेट कर रहा है भैया? A12 का माइनर डिटर्मिनेंट। सही है। माइनर डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन किया गया है किसी भी एलिमेंट का? जिस एलिमेंट की बात करी जा रही है वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है, उस रो को और उस कॉलम को जिसमें वो आ रहा है, अगर उसे गायब कर दिया जाए, सही है, कितने एलिमेंट बचे? 4। उन्हें उसी ऑर्डर में डिटर्मिनेंट में जमा दीजिए। A21, A23, A31, A33, जिसकी वैल्यू हमें मैथमेटिशियन पहले ही बता चुके हैं कि इतनी आने वाली है। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। माइनर डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है किसी भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को गायब करने के बाद बचे एलिमेंट्स को सेम ऑर्डर में एक नए डिटर्मिनेंट में अरेंज करने पर बनने वाली डिटर्मिनेंट माइनर डिटर्मिनेंट कहलाती है। क्लियर है? M11, M12, M13,
M21, M22, M23, M31, M32, M33 निकालिए। M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाया, सेकंड ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट आई 5, 6, 8, 9, 9 5 45 माइनस 48 यानी कि -3। इसके बाद आगे निकालने के लिए सिर्फ कंट्रोल की जरूरत है, हर बार डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। M12 के लिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छिपाया, 9 4 जा 36, 36 माइनस 7 6 जा 9 4 जा 36, 36 माइनस 42 -6। M13 इसे छिपाया, 32 माइनस 35 यानी कि -3 अगेन। करते जाओ फटाफट मैच करा लेंगे। M21 इसे छिपाया 9 2 जा 18, 18 माइनस 24 -6। M22 इसे छिपाया 9 माइनस 21 -12, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, नाइस। M23 इसे छिपाया 8 माइनस 14 -6। M31 इसे छिपाया 12 माइनस 15 -3। M32 6 माइनस 12 -6, तो फिर तो ये -3 आएगा इस हिसाब से, -3। हैं, ये तो माइनर डिटर्मिनेंट डिफाइन हो गई भाई, ठीक है। अच्छा, इससे दो बातें निकाली मैंने, क्या? अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव 9 माइनर डिटर्मिनेंट्स। पहली बात, विल हैव 9 माइनर डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि माइनर डिटर्मिनेंट हर एलिमेंट से एसोसिएट होती है। एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट थे? 9, तो 9 माइनर डिटर्मिनेंट होंगी। हर एलिमेंट से एक माइनर डिटर्मिनेंट एसोसिएट होती है, जो कि उसके वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसे डिलीट करने से बनती है। तो एक्चुअल में आप माइनर डिटर्मिनेंट बनाने के लिए ध्यान दें तो एक रो और एक कॉलम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो थर्ड रो से जो थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट से जो माइनर डिटर्मिनेंट बनती है वो कितने ऑर्डर की बनती है? सेकंड ऑर्डर की। तो ये आगे भी प्रोसीड किया जा सकता है साहब। A determinant of order 4 will have 16 minor determinant and each minor determinant will be of order 3. कोई दिक्कत है? कॉमन सेंस है? कैप लगाओ। सर, इसके अंदर ही ऐसा मतलब पैटर्न बैठा है कि हाँ, -6 और वो बैठ गया। ये महज एक इत्तेफाक है, इसको वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसा सोचा नहीं गया था कि ऐसा हो जाएगा, बट हो गया। अब ठीक है, ये तो हुआ माइनर, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू इवेल्युएट, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर पूछोगे तब तो हंसी आ जाएगी। मतलब अगर सेकंड ऑर्डर के लिए किसी ने माइनर डिटर्मिनेंट पूछ लिए, अजी साहब डायरेक्ट आंसर आएंगे खाच। जैसे मान लो एक डी है 1 2 3 4, 4 माइनर डिटर्मिनेंट डिफाइन होगी। M11 M12 जल्दी, M21 M22, M11 बोलो 4, M21 3 2 1। ये इधर पलटे, ये उधर पलटे, आ गया माइनर डिटर्मिनेंट। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता है कोफैक्टर। लिखिए कोफैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर
लोग बड़ा गुस्सा होते हैं जब मास्टर बोलते हैं ना ये इंपॉर्टेंट, साले पहले वाला क्यों लिखा है? पहले वाला इसलिए लिखा है क्योंकि उससे कोफैक्टर डिफाइन होता है। और माइनर इसलिए लिखवाया है क्योंकि माइनर से कोफैक्टर डिफाइन होता है भाई। कोफैक्टर की अपनी कोई ऑक्स नहीं है इस दुनिया में, कोफैक्टर की डेफिनेशन नहीं है। कोफैक्टर इज रिलेटेड टू माइनर। हाँ लिखना है, सही सोच रहे हो आप। कोफैक्टर इज रिलेटेड टू माइनर। Cofactor is related to minor with a relation Cij is equals to minus 1 raised to the power I plus j into Mij. जो लोग थोड़े से भी पढ़े लिखे थे उन्हें कट से ये बात समझ में आ गई, माइनस 1 रेज टू द पावर आई प्लस जे या तो +1 होगा या -1 होगा। ये डिपेंड करता है कि i प्लस जे इवन है या ऑड है। i और j किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाने वाले सब्सक्रिप्शन है, सही है? वही तो i और j है। इनका सम अगर इवन है तो Cij Mij के बराबर है। जैसे C11 जो होगा वो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M11, तो यानी कि वो M11 के बराबर होगा। C32 -M32 के, ज्यादा नहीं समझा रहा मैं, -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 3 + 2 ऑड है तो -M32 के बराबर है। या तो कोफैक्टर माइनर के बराबर हुआ या उसके नेगेटिव के बराबर हुआ। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसके एड्रेस को यूज करने के लिए जो i और j यूज किए गए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका सम इवन है या ऑड है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे भैया समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है फिर आ जाओ। मेरे पास प्रिविलेज है, आपके पास नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। दोबारा लिखना है क्वेश्चन। फाइंड द कोफैक्टर्स। चलो भाई कोफैक्टर्स फाइंड आउट करिए। ये आंसर नहीं है जो आगे लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ इनसे आप आंसर बना सकते हो अकलमंदी का इस्तेमाल करते हुए, बिना ढहचू ढहचू करे, बिना ढहचू ढहचू करे। किसी पड़ोसी को अपनी टैलेंट को बताने की जरूरत नहीं है, अपना टैलेंट अपने पास रखिए। आंसर आ चुके होने चाहिए हैं जो लोगों की कॉपी में दिख रहे हैं मेरे को, उसके हिसाब से C11 तो सेम है M11 के हैं। इसकी वैल्यू हो गई +6, इसकी वैल्यू हो गई +6, इसकी वैल्यू हो गई +6, इसकी वैल्यू हो गई प्लस, यानी कि जहां जहां 6 दिख रहे थे वहां वहां प्लस कर दीजिए, बाकी पूरा शहर वैसा ही है। ये भी एक इत्तेफाक है साहब सच में क्या चल रहा है भाई इसमें बहुत सारे इत्तेफाक हो गए एक्चुअली। इन दोनों का सम, इसमें बहुत सारे इत्तेफाक हो चुके हैं सर। ऐसे ऐसे भी सम है, ये सब इत्तेफाक है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वास्तव में नहीं पाया जाता है। ऐसा ये एग्जाम्पल एक्चुअली अच्छा था ना, ए भी बनाई थी ना, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। चलो खैर, एनीवेज काम की बात। ये C12 था तो C12 में 1 + 2 क्या है? ऑड, तो वो कोफैक्टर और माइनर में माइनस का डिफरेंस होगा तो इसलिए प्लस हो गए। ऐसा ही इसमें और इसमें हुआ है। बाकी सब में सम जो होते हैं वो इवन होने की वजह से कोफैक्टर और माइनर जो है वो सेम हो जाते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है, लिखो फिर। मुर्गियां, hence sign of cofactors in a determinant of order 3 may be given as
भैया एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर की A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर के साइन परमानेंटली डिफाइन किए जा सकते हैं। इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। इन साइन को डिफाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनके एड्रेस में जो सब्सक्रिप्शन यूज किए गए हैं उनके सम इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो साइन माइनस है, अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव है। ठीक है, कई लोग अलग अलग तरीके की मिथ्या डेवलप कर लेते हैं। लोग अपने से कई बार सड़ापा पैदा करते हैं, और यार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है। देखो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो मैंने अभी बात बोली, क्या लगता है आपको ये बात फेल होगी कभी? अरे गेल से प्यार, राम 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 राम। क्या है भाई, ये क्या आदमी है बे? अगर इस A22 को इधर ले आऊंगा तो एड्रेस चेंज हो जाएगा ना उसका। A22 को इधर लिखूंगा तो A22 थोड़ी कहलाएगा। अगर ये 4 हो जाए 4, तो ये प्लस माइनस फिर माइनस। एक्चुअल में ये है माइनस आएगा वो वापस, ये तो माइनस ही है। इसका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने यहाँ कहाँ खत्म किया। ये तो देखो, सुनो, अगर ऑब्जर्वेशन बनाना है तो ऐसे बनाओ, ऐसे भी प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट है और ऐसे भी ऑल्टरनेट है। शुरुआत प्लस से हुई, ऑल्टरनेट ऊपर भी करते गए, और नीचे आए तो ऐसे ऊपर से ऑल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस दैट्स इट। हमारे प्रिय जम्मू जी ये कह रहे हैं कि जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में कोड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, हमें तो लूट लिया मिलके सक जादू ने, नहीं समझ में आया? जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कोड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, अगर किसी एग्जामिनेशन पेपर में 2 कोड हैं A और B, तो ये इंश्योर किया जाता है कि आपकी किसी भी तरफ बैठे इंसान के पास वो कोड ना हो जो आपके पास है। तो इसके हिसाब से भी इसके साइन बनाए जा सकते हैं। ओके, लेकिन वो डायगोनली बैठे इंसान का सेम हो सकता है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फिर। सो देयर इज नॉट कंसिडर ऑल सरफेस, देयर इज ओनली कंसिडर 4 सरफेस। ओनली 4 साइड्स आर only 4 sides only 4 sides are considered। अरे इसको देखो ना, प्लस माइनस 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 डायगोनली आर सेम, है ना? सही है ना? क्या बात है, हो गया। नेक्स्ट, अब मुद्दे की बात। ये तो बात हुई डिटर्मिनेंट में हमने कोफैक्टर और माइनर डिटर्मिनेंट डिफाइन किए। क्यों क्या मुद्दे की बात। अब जो काम की बात है भाई, पैसे इसी की है जो अब हम लिखने जा रहे हैं। फिर वही वाली बात, तो फिर पहले वाली चीज़ें क्यों बताई? क्योंकि उसकी जरूरत है ना भाई, इसके लिए समझते नहीं। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, हमने पहले लिखा हर डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू है। समझ रहे हो क्या? हर डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखना बेहद आसान थी। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अरे ये करिए, सेकेंड ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट लिखी हुई है तो इसकी वैल्यू लिखना बहुत आसान है, दिस इंटू दिस माइनस दिस। लेकिन एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए? इंसान को दिक्कत महसूस होने लगी ना भाई। थर्ड ऑर्डर, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, थर्ड ऑर्डर की भी वैल्यू होगी, फोर्थ की भी होगी, 10th ऑर्डर की भी होगी, तो वैल्यू तो सभी की होगी।
तो थर्ड ऑर्डर की कैसे निकाली जाए या उससे हायर ऑर्डर की कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट लिखा गया, लिखिए वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट of each element of a row is the sum of the product of each element of a row bracket or column with its cofactor. Sum of the product of each element of a row bracket or column with its cofactor. सुनो, इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? सुनो भाई, ये एग्जाम्पल चल रहा है मेरा, इसमें कितनी रो हैं? 3। कितने कॉलम है? 3। फर्स्ट रो को बोलते हैं हम R1, सेकंड रो को R2, थर्ड रो को R3। R1, R2, R3, कॉलम 1, कॉलम 2 C2, कॉलम 3 C3। टोटल 6 आइटम है वैसे बोला जाए तो, 3 रोज 3 कॉलम। सही है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करी गई? किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर सम ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। जैसे मान लीजिए R1 से खोली मैंने, सपोज R1 से किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने का मतलब यह है कि उसके सभी एलिमेंट, उसके एलिमेंट कौन होते हैं भैया? A11, A12, A1 के प्रोडक्ट किनके साथ? उनके कोफैक्टर। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर, इनका सम मुझे क्या देगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चलो ट्राई करते हैं एक बार। A11 कितना? जल्दी 1। C11 बताओ, ये वैल्यू निकली पड़ी है हमारे पास सारी। -3 प्लस A12 C12 6 प्लस A13 3 -3। हाँ भाई, जीरो मत बोलना, बस जीरो मत बोलना, जीरो मत बोलना, जीरो मत बोलना। नया एग्जाम्पल ले लो सर। बकवास हो गई है। मजाक चल रहा है। इसको -5 ले लो। थोड़ा सा ही तो चेंज करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा भाई, तुम तो भावुक हो रहे हो। चेंज करना पड़ जाएगा बहुत। हाँ, हमें तो लोट लिया मिल के हसनवा। मास्टर कभी फालतू मेहनत नहीं करता साहब। अगर मास्टर यहाँ पे आके इसे चेंज कर रहा है तो कुछ तो मत बने रही होगी उनकी भी सनम, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हो सकती है साहब, लेकिन फर्स्ट इलस्ट्रेशन में 0 ऐसे थोड़े होता है कोई यार। मुझे बहुत देर से लग रहा था कि 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। मुझे चेंज तो तभी कर देना चाहिए था, बट मैंने सोचा चलो ठीक है, जस्ट वेट। अब किया तो दोबारा कोफैक्टर निकाल लेंगे ना, डबल मेहनत हो गई। चलो शुरू करो, स्पीड टेस्ट है भैया। कौन कोफैक्टर कितनी जल्दी चेंज कर पा रहा है? करो ना जल्दी चेंज। सर दूसरा एग्जाम्पल ले लो ना। स्पीड टेस्ट। हाँ, इससे अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। हाँ चलिए, नया इलस्ट्रेशन। चुप।
अब देखो साहब, हमारी किस्मत ही अगर बहुत तगड़ी हुई और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आई तो इसे इत्तेफाक मान के हम डिच मार देंगे। मुझे नहीं पता साहब। C11 लो स्पीड टेस्ट भी है, कौन कितनी जल्दी लिख पाता है? इतने कोफैक्टर निकलवा रहे हो तुम, मेरे से पता है कितनी मेहनत करवा रहे हो। ला 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 -8 C12 -31 C13 हगा 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 -20 -63 -93। बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, देखिए 0 आने की कोई चांसेस नहीं है। शांत गदाधारी शांत, क्या हुआ? -83 ही लिखा है साहब, ध्यान से देखिए, आंखें खोलिए मुंगेरी लाल। 63 और 20 83 होता है, 93 कब सोने लग गया? थैंक यू। 2 एकम 2 5 दिया 15 -17 C22 सेट 1 1 जा 1 -27 -26। कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, देखिए मास्टर की उदारता का। सॉल्व नहीं कर रहे हैं खुद अपनी कॉपी में, सिर्फ मास्टर के बोर्ड पे देख के बोल रहे हैं। -5 -18 -23 +23 C31 सुं 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 -6 -21 -27। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, देखिए C32 बहुत मेहनत करवा दी गई है। -3 -12 +15 बहुत ही कम लोग पहुंच पाए हैं। सुश्रुत जी कहाँ तक पहुंच पाए हैं आप? C31 तक पहुंच गए हैं, नाइस। C33 और अब देखिए हम लोग मैच कराने वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट -1 मैच करा सकते हैं भाई। सारे निकाल दिए आज मैंने, पहली बार मैंने किसी डिटरमिनेंट के 9 के 9 को फैक्टर लिखे हैं। मैच करके जैनिल जी, तो मेरी शक्ल क्या देख करो फिर। ओ बेटे करा कोई मैच? ओबीडी पहले में हक चुके हैं। C11 -8 लिख रहे हैं और हमने -8 ही लिखा है भाई। दुखी क्यों हो रहे उसको देख के? फिर मेहनत फिर से करी जाए। हाँ भाई, A11 1 इंटू -8 -8 2 इंटू -31 -62 3 इंटू -83 -249 सुक 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 -319 आंसर है भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। वेरीफाई करने की बात आई, वेरीफाई करिए। तो हमने बोला कि अब हम आपको इसे कॉलम 3 से खोल के दिखाएंगे। कॉलम 3 से, कॉलम 3 से खोलने का मतलब इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 3 से खोलने, इससे C3 से। C3 के पार्टिसिपेंट्स बोलो भैया जल्दी जल्दी। A13 नहीं 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 पार्टिसिपेंट्स A13 A23 A33 समझ रहे नहीं समझ रहे? कॉलम 3 के सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। ऐसा वैल्यू डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन थी। चलो भैया A13 3 इंटू C13 -83 3 जा, अच्छा वही आ गया -249 A23 -3 इंटू 23 -69 1 इंटू -1 -1। कमाल हो गया साहब, -319 फिर से
इसका क्या मतलब है? इसका सही तो है ही गुलाबचंद। इसका मतलब ये है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 may be expanded by 6 different ways. बहुत समान है भाई। A determinant of order 3 may be expanded in 6 different ways. R1, R2, R3, C1, C2, C3। 6 तरीकों से एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, इसे एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट कहते हैं। समझ रहे हैं क्या? चलिए फिर, अब जब आप इतने राजा हो ही गए हैं कि हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, बोलिए सर। हाँ, कौन से प्रोडक्ट भाई तुम हैं? हाँ, तभी ये सब, ये दर्द उन्हीं को ही होते हैं ये सब। पता नहीं कौन मास्टर कैसे पढ़ाते, राम जाने भाई। सर हम सब करेंगे, हर चीज का क्या एक समय, हर चीज का एक समय होता है, समय। ठीक है, प्लीज वेट फॉर द राइट मोमेंट। शांति। मुझे कुछ सुना ही नहीं, मैंने जबरदस्ती की बातें कर रहे फालतू। लो साहब, एग्जाम्पल, एक्सपेंड। खेलिए जल्दी। 2 3 0 -2 1 2 6 5 -1। चलिए सर, खोलिए। अगर आप में से कुछ 2 4 5 लोग समझदार हैं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्या कि हर बार एक्सपेंड करने के लिए गेल सिप्पियों की तरह 9 के 9 को फैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। अरे डिसाइड कर लो भैया, कौन सी रो कौन से कॉलम से खोलोगे। चलो सुनो, इसको एक्सपेंड करना है ना। एक्चुअली क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट को अभी देखो, ये को फैक्टर वो फैक्टर निकालेंगे तब तो यही निकालते रह जाएंगे, फिर हम कुछ निकालेंगे नहीं। हमें क्या, साइन पता होना चाहिए को फैक्टर का बस। जैसे मान लो इस डिटर्मिनेंट को मैंने डिसाइड किया कि मैं R1 से खोलूंगा। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। देखो पहली बात, आप पहले ये डिसाइड करिए आपको किससे खोलना है। मैंने डिसाइड किया R1 से खोलना है। अगर R1 से खोलना है तो R1 के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर के साइन पता होने चाहिए। इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। ध्यान दीजिए कि कोफैक्टर के साइन है, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स और फिर माइनर लिख दीजिए। माइनर और कोफैक्टर में अंतर किसका था भाई? साइन का था ना। साइन तो मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं, तो उसके बाद तो माइनर ही लिखना है। माइनर क्या बोलता है? इसे छुपाओ, इसे छुपाओ। -1 -10 -11। उसके बाद आगे बढ़े, -3। देखो आपने बोला तो चलो ऐड करना है, हम ऐड ही कर रहे हैं भाई, ये कोफैक्टर का साइन है, सही है। -3 टाइम्स, इसे छिपाया। 2 -12 -10, सही है। फिर उसके बाद +0। देखो कितनी इज्जत दे रहे हैं जीरो को भी, उसके अंदर का भी लिखेंगे, हालांकि कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी इज्जत तो दो थोड़ी देर के लिए। +0 -10 -6 -16। समझ रहे हो कि नहीं? आंसर आया 8। सही है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, C2 से खोल के देख लो। डैचू बाद में, C2 से खोल के देख लो, सही है। C2 से खोलने के लिए मेरे को C2 के कोफैक्टर के साइन पता होने चाहिए थे। माइनस, प्लस, माइनस, सही है। अब C2 से खोलूंगा कैसे? देखो ये देखो, सबसे पहले -3 टाइम्स, इसे छिपाया, इसे छिपाया। 2 -12 -10। कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? फिर उसके बाद +1। अरे इसका प्लस है भाई, इसे छिपाया, इसे छिपाया। -2 -0 -2। फिर इसका साइन -5, इसे छिपाया, इसे छिपाया। 4 -0 4। सही है, बहुत तसल्ली से देखा। 30 -2 -28।
आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से खोल दीजिए, हम कोई कोफैक्टर वो फैक्टर बार बार लिखते रहेंगे कि कोई, ये सब करने की जरूरत नहीं, वहीं बांट दो कोफैक्टर के साइन और उसके हिसाब से खोल दो। क्लियर? क्लियर? डिटर्मिनेंट जो चीज बनाई किसी ने, अच्छा बच गए बच गए बच गए, नोट नोट, इस वाले में का बात कर रहे हैं, इसमें क्या हम सारे कोफैक्टर निकाल चुके हैं ना, इसमें क्या है हम लोग सारे कोफैक्टर निकाल चुके हैं, तो इसी के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो इन प्रीवियस एग्जांपल लिखेंगे तब तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो प्रीवियस तो बोल नहीं सकते, तो हमने एक नया नाम दिया, नहीं नहीं नहीं, इन हमारी डिटर्मिनेंट, इन हमारी डिटर्मिनेंट, अब कुछ नाम तो देना पड़े ना, तो इन हमारी डिटर्मिनेंट। रेफरेंस आ जाएगा ना भाई, इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर, कंसीडर, भाई देखो लोगों ने बोला कि आप 6 तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता पा रहे हो, R1 R2 R3 C1 C2 C3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कैसे रही है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल रही है। मैंने कैसे कह दिया कि 6 तरीकों से कर सकते हो, क्योंकि 6 तरीके से सेम आंसर आ रहा था। तुमने करके देखा? नहीं, हमने 2 तरीकों से करके देखा ना, बाकी तो विश्वास और आस्था। अरे वो भी तो कोई चीज है भाई 2 तरीकों से सेम आया ना, तो आएगा सबसे सेम। ठीक है, अच्छा अब कंसीडर करने को मास्टर क्या कह रहा है, अब बोल रहा है मास्टर कि साला रो 1 के सभी एलिमेंट को रो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। क्या मतलब हुआ इसका, फिर से सुनो। रो 1 के एलिमेंट ये, रो 1 के सभी एलिमेंट्स को रो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग ये C21 C22 C23, समझ रहे हो? ऐसा अभी सिर्फ R1 के साथ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी के भी साथ ऐसा होगा जैसा इसके साथ होगा। एक बार पहले इसका देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, किसी भी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी और रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मुझे A11 A11 1 C21 -17 प्लस A12 2 C22 -26 प्लस A13 3 C23 हैं, पक्का? जुम जुम जुपाक 0। नाइस मैन, फास्टेस्ट कैलकुलेशन। त्रिपाठी जी घूरने से कुछ नहीं होगा। देखो ये +69 लिखा है, ये -52 लिखा है और ये -17 लिखा है, तो 52 और 17 69 माइनस में होने की वजह से -69 + 69 गॉन 0। सही है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, इसीलिए तो वो 0 वाले को हटाया था भाई, डिटर्मिनेंट को, इसलिए तो मेहनत करी, क्योंकि इस केस में तो हमेशा 0 आएगा। अब साला वैल्यू डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाए तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे गड़बड़ हो जाता ना मामला। इसलिए किसी भी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्राप्त होती है, लेकिन किसी और रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0 प्राप्त होता है। ये प्रॉपर्टी है भाई इसकी, डिटर्मिनेंट की। हैंस और भैया कंसीडर के बाद ये लिखा ना भाई, गेल से पे हो गया बिल्कुल। ये कंसीडर ही तो किया और क्या किया है, इसको देखा हमने 0 आया, फिर हमने जनरलाइज कर दिया इसे। ऐसा R1 और R2 के साथ हुआ है, सभी के साथ होगा।
विश्वास रास्ता नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? कोई नहीं होती, नहीं होती। क्या होती है? क्या होता है विश्वास रास्ता? वो तो मजबूरी है। नहीं नहीं, न्यू। सर मेरे पास सीरीज है। गुड यार। सर मेरे पास सीरीज ऐसे थोड़ी देते हैं। हाँ भाई, हेंस if elements of any row bracket or column, if elements of any row bracket or column are multiplied by cofactors of corresponding elements of some other row bracket or column, value of the expression is 0. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 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 0 प्राप्त होती है। ऑलवेज किसी भी दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। Properties of determinant. P1. Properties of determinant. Property 1. The value of determinant is unchanged. The value of determinant is unchanged if rows and columns are interchanged. If rows and columns are interchanged. भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी यदि रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाएं। क्या मतलब हुआ भाई इसका? लेट एक डी कंसीडर करा हमने, A1 B1 A2 B2। चाहता तो थर्ड ऑर्डर की भी ले सकता था, बट सेकंड ऑर्डर में डिफाइन कर रहा हूं, आसान है समझना। इसकी वैल्यू बोलो, A1 B2 माइनस A2 B1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। किसी ने बोला इसकी रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब समझो, जो रोज में लिखे हुए हैं उन्हें कॉलम में ले आए, या फिर जो कॉलम में लिखे हुए हैं रोज में लिख लें। तो एक नई डिटर्मिनेंट बनी डी डैश। मुझे क्या पता था डी आने वाली है इसकी वैल्यू, तो पहले तो डी डैश मानूंगा ना भाई। डी डैश करके एक नई डिटर्मिनेंट बनाई, ऐसे बोलो हॉरिजॉन्टली, A1 A2। अरे कॉलम था अब रो बन गई, C1 का बन गया R1, C2 का R2, B1 B2। इसकी वैल्यू A1 B2 माइनस A2 B1 विच इज इक्वल टू D। वैल्यू ऑफ a determinant is unchanged if row and column are interchanged. रोज और कॉलम को बदलने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता
यही एक वजह है कि जब भी हम किसी लाइन को लिखने के लिए रो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रैकेट में कॉलम भी साथ में बोल रहे हैं, क्योंकि जौन सी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में रो पे लगाई जा सकती है कौन सी प्रॉपर्टी कॉलम पे भी लगाई जा सकती है, क्योंकि रो को कभी भी कॉलम और कॉलम को कभी भी रो बनाया जा सकता है। डिटर्मिनेंट पे कोई परिवर्तन नहीं आता। नहीं आई ना बात समझ में? पहले जिसे R1 बोला करते थे आज उसे C1 बोल रहे हैं, तो जो R1 पे लग सकता है वो C1 पे भी लग सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 P2, if any two rows bracket or columns, if any two rows bracket or columns of a determinant are interchanged, the value of determinant is changed in sign only, SIGN only, in SIGN only। देखिए साहब, लेट D इज इक्वल टू, ध्यान देना बहुत अच्छे से, D इज इक्वल टू, मैंने एक डिटर्मिनेंट ली A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसकी वैल्यू लिखी, लिखें इसकी वैल्यू? हाँ भाई बोलो। A1 टाइम्स ला रा 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 रा, ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे कोई बुरा तो नहीं लगेगा आपको? दुखी हो गए? माइनस B1, रो 1 से खोल रहे हैं, A2 C2 A3 C3, कोई गड़बड़ तो नहीं? माइनस तो कोफैक्टर के साइन की वजह से आ गया और यहाँ माइनर लिख रहे हैं, प्लस C1 A2 B2 A3 B3, परफेक्ट। कोई आया, किसी ने बोला R1 और R2 इंटरचेंज कर दो साहब, समझ रहे नहीं समझ रहे? R1 और R2 इंटरचेंज, ठीक है हमने कर दिया, तो एक नई डिटर्मिनेंट बनी D डैश, A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, बहुत ध्यान से समझना। और अब की बार मैंने इसे खोला R2 से, किससे खोला? R2 से, तो मुझे R2 के कोफैक्टर्स के साइन की जरूरत पड़ी, तो इसका साइन, तो ये माइनस टाइम्स A1 से चालू होगा, हैं? और कमाल के बताऊं, ये वही है B2 C2 B3 C3 जो यहाँ आया, फिर प्लस B1 आएगा अंदर का सेम, फिर माइनस C1 आएगा अंदर का सेम, अरे दिस इज नथिंग बट माइनस टाइम्स D। दो रोज R1 और R2 का आपस में इंटरचेंज करने से मैंने देखा कि मेरे डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ साइन पलट गया। अगर पहले आंसर +3 था तो अब आंसर -3 आएगा। डन। P3 if a determinant has any two rows bracket or columns identical
द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, हमेशा। फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट लेते हैं a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। लो जी साहब, एक डिटर्मिनेंट ली जिसके R1 और R2 आइडेंटिकल थे। वैसे तो चाहे तो इसको प्रॉपर्टी 2 की हेल्प से भी प्रूव कर सकता हूं मैं। हम तो निपट गए रे, निपट गए रे। R1 और R2 को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो कायदे से इसकी वैल्यू माइनस से बदलनी चाहिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि डिटर्मिनेंट ही नहीं बदलेगी। तो d बराबर माइनस डी आ जाएगा, तो 2d बराबर 0, तो d बराबर, किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने इसे R3 से एक्सपेंड किया। किससे? R3 का साइन बोलो। A2 टेडिंग टेडिंग B1 C1 माइनस B1 C1, ओ माय गॉड 0, माइनस B2, इसे छिपाया A1 C1 माइनस A1 C1 0, प्लस C2 0 0। किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम सेम होने पर उसकी वैल्यू 0 आती। तो बहुत आसान था।